चैप्टर 1-2 पढ़े थे। फिर हम लोग चैप्टर 5 और 6 भी पढ़े थे, डिपॉजिट और चार्ज। ठीक है, 3-4 बचा हुआ है और एक बचा हुआ है 7। तो उसका डायरेक्टर ऑडिटर, 4 चैप्टर बचा है। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में 2 दिन समय लगेगा। कितना? कम से कम 2। सारा इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर का पीडीएफ पहले भी दिए हैं, यहाँ पे भी सारा फॉर्म है। सेक्शन 2 बोल रहे हैं, चैप्टर 2 सेक्शन नंबर 22 पे खत्म हुआ था। वही से स्टार्ट है 23 से लेके 40 तक। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। एक है तुम्हारा प्रोविजन रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से क्या मतलब है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, सिक्योरिटी का मतलब है। और अदर कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? कह रहा है पार्ट 1 प्रोविजन रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। नीचे वाला भी वही बोल रहा है, प्रोविजन रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन ऊपर में एक वर्ड दिया थ्रू पब्लिक ऑफर और नीचे दिया है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब तुम लोग को अगर पता है पब्लिक ऑफर केवल और केवल कौन कर सकता है? पब्लिक, वो भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तीसरा से पहले वो चैप्टर पढ़ाए थे। ठीक है, जिसमें आपका टर्नओवर 500 करोड़ और नेटवर्थ 100 करोड़ होना चाहिए। प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन करता है? प्राइवेट प्लेसमेंट करता है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो दिक्कत कौन करता है? प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 23 से लेकर के 41 तक जो भी पढ़ाएंगे वो सब किसके लिए पढ़ाएंगे? पब्लिक ऑफर के लिए। खाली लास्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42, एकदम लास्ट में, वो किसके लिए है? वो है प्राइवेट। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सेक्शन 23 ये बताता है कि पब्लिक ऑफर क्या है और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, या फिर पब्लिक ऑफर कैसे किया जाता है और प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। 3 तरीका होता है। कितना तरीका होता है? 3 तरीके। पहला, पब्लिक कंपनी में इश्यू, पब्लिक कंपनी में इश्यू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर और अदर, थ्रू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। प्रोस्पेक्टस छापते। क्या छापते हैं? जब कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पे भी एडमिशन करवाते हैं प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, कंपनी भी अपना प्रोस्पेक्टस छापेगा। अच्छा, प्रोस्पेक्टस क्यों छापते हैं स्कूल, कॉलेज, कम कोई लोग भी? क्यों? आपको अपने बारे में बताता है, आपको इंटरेस्टेड करता है कि आप हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल, हमारे यहाँ पे ज्वाइन करें। करेक्ट। उसी तरह कंपनी भी प्रोस्पेक्टस क्यों छापता है? उसका छापने का सिंपल सा रीजन है कि जब पब्लिक उसको पढ़े प्रोस्पेक्टस तो हमारे कंपनी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो और अपना इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी में दे, आइदर इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर। करेक्ट। फिलहाल इतना बात। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, देखो प्राइवेट प्लेसमेंट इतना खाली मतलब समझो कि मेरा एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, पब्लिक कंपनी यानी कि जिसमें 7 मेंबर से ज्यादा, हम एक 8वां मेंबर को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो 8वां मेंबर कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल, कहीं से मेरे को रेफरेंस मिल गया है रतन टाटा का, बात समझ रहे हो? तो उनको ऐसा नहीं बोलेंगे हम जनरली कि आप आकर के और शेयर मार्केट से मेरे शेयर खरीद लीजिए। जनरल, अगर उनसे मेरा कांटेक्ट है और मेरे कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर लेंगे और हमसे कांटेक्ट कर लेंगे और वो शेयर्स एक्विजिशन कर लेंगे। शेयर्स खरीदना है, प्रेफरेंस है, डिवेंचर खरीदना। जैसे कि दवा का कंपनी था 1mg। ठीक है, अब वो टाटा 1mg हो गया। पहले 1mg था, अब वो टाटा। तो मान लो वो लोग कैसे ऑफर किया होगा, टाटा ग्रुप कैसे खरीदा होगा? शेयर मार्केट के थ्रू नहीं, दोनों का मीटिंग होगा, प्राइवेट मीटिंग, और प्राइवेट मीटिंग में
शेयर का प्राइस फिक्स हुआ होगा, ठीक है, जो भी शेयर हुआ, इक्विटी ट्रिपल जो भी शेयर का प्राइस फिक्स हुआ होगा, और टाटा एंड सन्स को पैसा उसको प्रोवाइड किया होगा और उस पूरा कंपनी को अपने पास एक्वायर कर लिया। इसी तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं प्राइवेट प्लेसमेंट, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात याद रखना भैया, एक या दो या तीन, कितना आदमी को बैठा के जब शेयर बेचेंगे तो प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर 50 आदमी तक को आप शेयर बेच रहे हो एक बार बैठा करके, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, 50 से ज्यादा जहां हुआ उसको पब्लिक प्लेसमेंट बोलने लगेंगे। क्लियर है बात? अब पब्लिक प्लेसमेंट केवल पब्लिक कंपनी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी। उसके बाद है राइट इश्यू और बोनस इश्यू। राइट इश्यू और बोनस इश्यू, ये दोनों टॉपिक खैर हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, बट राइट इश्यू और बोनस इश्यू थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट इश्यू और बोनस इश्यू ये दोनों ही अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करते हैं। खाली पॉइंट याद रखना, किसको करते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। राइट शेयर सस्ता में करते हैं, यानी कि कम प्राइस में करते हैं मार्केट प्राइस के मुकाबले, और बोनस शेयर फ्री में करते हैं। क्या करते हैं? फ्री में करते हैं। तो दिक्कत ये आता है। अब जैसे मैटर क्या है सुनो, आज मेरे पास, ठीक है, टीसीएस का शेयर्स है, क्या है, मान लो टीसीएस का मेरे पास शेयर्स है। कल को कंपनी चाहता है टीसीएस और शेयर्स बेचना, ठीक है, जो और शेयर्स को बेचना चाहता है तो पहले आउटसाइडर को नहीं बेचेगा, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेगा कि देखिए शेयर का दाम मार्केट में 20 रुपए चल रहा है, हम बाहर किसी को बेचेंगे 20 रुपए में, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 15 में ही दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस कंसेप्ट को सिंपली कहते हैं राइट शेयर। क्या कहते हैं? राइट शेयर। बोनस शेयर क्या कहते हैं? जब कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत सारा रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है, तो कंपनी क्या करता है, उस रिजर्व एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? इक्विटी शेयर में। मान लो किसी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, 200 करोड़ है। करेक्ट है था? पहला चीज तो बता सकते हो कंपनी का नेटवर्थ कितना है? 300 करोड़। कितना है? 300 करोड़। नेटवर्थ कितना है? 300 करोड़। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक शेयर का दाम, एक शेयर का दाम अगर 10 रुपए है तो कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? अगर एक शेयर का दाम 10 रुपए, कितना बोले हम? तो यानी कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ शेयर्स है। कितना शेयर्स है? 10 करोड़ शेयर। मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, अगर पता करना है आपको तो? ठीक है, मार्केट प्राइस अलग अलग तरीके से निकलता है शेयर का, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा तब देखो, टोटल 300 करोड़ है, डिवाइडेड बाई 10 करोड़। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10 करोड़। तो डिवाइड देंगे, करोड़ करोड़ कटा, जीरो जीरो कटा, एक शेयर का दाम कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। कोई दिक्कत नहीं। अब बात ध्यान से सुनना, कंपनी बोल रहा है, ठीक है, कंपनी बोलना चाह रहा है कि मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है 30, आप हमसे 25 में ही खरीद लीजिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर यहां तक? इतना बात समझ में आया? जब ऐसा कंपनी बोलता है इसका मतलब कंपनी राइट शेयर ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है? राइट शेयर। क्लियर यहां तक? इसका जनरल एंट्री क्या होगा जब कंपनी शेयर बेचेगा, तो जरा समझो। जब कंपनी शेयर बेचेगा तो कितना आ जाएगा पैसा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना से भैया? टोटल कंपनी कितना शेयर बेचना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी टोटल बेचना चाहता है, ठीक है, 10 करोड़ शेयर। कितना बेचना चाहता है? 10 करोड़ शेयर एग्जाम्पल के लिए बेचना चाहता है। तो एक शेयर पे कितना रुपया मिलेगा? 25। जबकि मार्केट में दाम कितना है? तो कितना हो गया बाबू? 250 करोड़। कोई दिक्कत? दाम कितना था?
30। कंपनी कितना लॉस सह रहा है? 5 रुपया। तो कंपनी अपने जेब से लॉस नहीं सहेगी। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट 10 करोड़, 50 करोड़ हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना भैया एक शेयर का दाम था? 10 रुपया। फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू तो 10 रुपया था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 करोड़। ये दिक्कत? कंपनी कितना दिया? 30 रुपया करके दिया है, यानी 20 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है कंपनी। जो भी पैसा फेस वैल्यू के ऊपर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 10 करोड़ इंटू, इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये होने के बाद मेरा बैलेंस शीट का हुलिया बदल जाएगा। बैलेंस शीट में पहले से इक्विटी शेयर कितना था? 100 करोड़। और कितना आ गया इस जनरल एंट्री के बाद? कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्रेडिट हुआ है। पहले से मेरे पास 100 करोड़ का था, अब और 100 करोड़ का आ गया, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया? 200 करोड़। कोई दिक्कत? करेक्ट यहां तक? और 10 रुपया करके शेयर था तो 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। करेक्ट यहां तक? अब आगे और समझो। रिजर्व एंड सरप्लस का नेचर क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, यानी कि क्रेडिट। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट हुआ 50 करोड़, यानी कि घट जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 150 करोड़। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक बात समझ में आया? हम लोग इसका ट्रीटमेंट किए, इसका ट्रीटमेंट किए। बैंक कहाँ जाता है? एसेट से तो सीधे एसेट साइड में बैंक में पैसा ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग बैलेंस शीट का खाली किसको फोकस कर रहे हैं? लाइबिलिटी पे। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का नेचर क्या है? लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिट, और वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही ऐड होता है। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा? 150 तो है, और मेरा 200 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 350। कितना हो जाएगा? 350। कोई दिक्कत? इस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग राइट शेयर, और ये अभी अधूरा कंसेप्ट है। बात समझा? तो हम बार बार बोल रहे, जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो फिर से इसको सीखेंगे। क्लियर है बात? तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है? डिस्काउंट में शेयर इशू कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन इसको डिस्काउंट नहीं बोलते हैं। ठीक है? पैसा कहाँ से मैनेज कर रहा है? अपना रिजर्व एंड सरप्लस से। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो क्या है? लिखा है तो क्या है? वेरी गुड। क्या है? अच्छा, कंपनी बोला है, ध्यान सुनना। अब बोनस शेयर समझा रहे। कंपनी बोला है हर 4 शेयर के लिए हम 2 शेयर्स देंगे फ्री में। क्या कैसे देंगे?
फ्री में देंगे, मतलब एक भी रुपया नहीं देंगे। राइट शेयर में तो दे भी रहा था 25 रुपया, यहाँ पे एक भी रुपया नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू पे शेयर इश्यू करेंगे, कोई प्रीमियम प्रीमियम नहीं है, इतना नहीं। इसका मतलब क्या, कंपनी के पास अभी टोटल शेयर कितना है, 20 करोड़ शेयर है, तो 4 into 2 कर देंगे, यानी कि कंपनी 10 करोड़ क्या करेगा, फ्री में शेयर इश्यू करेगा, जिसके लिए कंपनी को कोई पैसा, कंपनी ऐसा करता क्यों है, खुशी से, कंपनी खुशी से करता है और शेयर्स देता है, क्लियर इतना बात। इसका जनरल एंट्री क्या होगा, जब भी हम लोग शेयर्स बेचते हैं तो आमतौर पे जनरल एंट्री हो जाता है हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ पे तो बैंक में पैसा आ नहीं रहा है, तो कंपनी पैसा मैनेज कहां से करेगा, कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस बहुत पड़ा हुआ है, तो कंपनी जनरल एंट्री करेगा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर इश्यू कर रहा था, 4 के बदले 2, हम लोग हिसाब कर चुके हैं, टोटल 10 करोड़ आ रहा है, कितना आ रहा है, टोटल 10 करोड़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपने, कोई दिक्कत मुस्कान, 10 करोड़ आ रहा है। एक शेयर का दाम कितना था, 10 रुपया, यानी टोटल कितना हो गया प्रॉफिट। तुम जरा ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर का नेचर क्या है, क्रेडिट फिर से 100 करोड़ से बढ़ गया, अब ये हमारा कितना हो गया अगर हम गलत नहीं तो, अभी मेरा 300 करोड़ हो गया, और ये मेरा कितना था, हाँ अच्छा 350 था ये मेरा। अब इसमें से क्या, रिजर्व में सरप्लस डेबिट हुआ है, तो अभी कितना हो जाएगा, तो तुम अगर ढंग से देखो तो क्या हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं इक्विटी शेयर में, यही होता है बोनस से और राइट शेयर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो जो पब्लिक कंपनी है वो 3 तरीका से अपना शेयर बेच सकती है, कितना, 3 तरीका से शेयर इश्यू कर, पहला प्रोस्पेक्टस निकाल, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट करके, और तीसरा राइट शेयर और बोनस शेयर। राइट शेयर में क्या है, राइट शेयर में है भैया कि आपको शेयर बेचना है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही, ठीक है, लेकिन कम प्राइस में, और जो जितना प्राइस कम रहेगा आप कहां से मेंटेन कर लोगे, रिजर्व है सरप्लस। और जो हमारा बोनस शेयर है वो फ्री में, लेकिन एक कॉमन बात क्या है, ये दोनों क्या किसी बाहरी वाले को देंगे, नहीं, जो हमारा ऑलरेडी शेयर होल्डर है उसको देंगे। तो अगर तुम ढंग से देखो तो यहाँ पे रिलेशनशिप का बात, राइट शेयर और बोनस शेयर किसको देंगे, बहुत करीबी को, जो पहले से हमारा अपना है, यानी कि शेयर होल्डर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको देंगे, जिसके लिए हम बहुत मन में रिस्पेक्ट रखते हैं, वो मेरा बिजनेस को समझ रहा है, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, अब रिलेशन बनने जा रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद सब्जेक्ट ध्यान देना, उसके बाद आता है पब्लिक प्लेसमेंट, रिलेशन का कोई मैटर ही नहीं है। मेरे पास अडानी का शेयर कैसे है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, हम शेयर्स उसका आईपीओ खरीदे थे मान लो, या फिर हम उसका शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो हमको जानता है का, कुछ लेना देना है कहीं, बस ना हम आज जाकर उसका शेयर तुम लोग खरीदो, कोई दिक्कत है इसमें। खरीदने के बाद तुम लोग क्या बन जाओगे, उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तब वो तुमको राइट शेयर या बोनस शेयर देगा, क्लियर है बात। जो प्राइवेट कंपनी रहता है प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं कर सकता है, उसके पास दो ही ऑप्शन बचा, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट, और दूसरा ऑप्शन क्या बचा, राइट शेयर और बोनस शेयर। लेकिन राइट शेयर और बोनस शेयर इशू करते टाइम आपको याद रखना पड़ेगा सेबी का गाइडलाइन, क्या याद रखना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक कंपनी पीओ कर सकता है, पीओ का मतलब पब्लिक ऑफर, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। पब्लिक ऑफर पे 3 चीज आता है,
क्या चीज आता है? तीन चीज, पब्लिक ऑफर में तीन चीज। पहला चीज आता है आईपीओ, फिर आता है एफपीओ, फिर आता है ओएफएस। अब ये तीन चीज क्या है? ठीक है, आईपीओ, एफपीओ और आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी सबसे पहली बार रजिस्टर करके अपने आप को सेबी के थ्रू और मार्केट में कैपिटल, शेयर कैपिटल बेचती है, उसको हम लोग कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी कुछ दिन पहले जोमेटो का आया था, कुछ दिन पहले मामा अर्थ ट्राई किया था बट शायद उसका नहीं आ पाया था, पेटीएम का आया था, सबका कोई दिक्कत उसको। जब कंपनी पहली पहली बार मार्केट में आकर अपना शेयर बेचना चाहती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। जब सेकेंड टाइम बेचना चाहती है या थर्ड टाइम उसको क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट। क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट। बस है तो उस सब्सिक्वेंट को हम लोग ऐसे कहते हैं एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक शेयर। क्या कहते हैं? फॉलो अप। ठीक है, या फॉलो अप पब्लिक ऑफर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, टेंशन मत लो, ये पीडीएफ भी दे देंगे, सारा शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ये सेक्शन आएगा नीचे, उस टाइम उसके बारे में और अच्छा से चर्चा करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? सिक्योरिटीज क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 81 as defined in section 2H of the SECRA 1956। तो हम नहीं बताएंगे, एक अलग सेक्ट बना हुआ है, वहां पे बताया जाएगा। लेकिन हम सिक्योरिटीज का मतलब तुम लोगों को पहले ही बता दिए, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर और अदर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, प्रोस्पेक्टस में दो प्रोस्पेक्टस बहुत मायने रखता है। दो प्रोस्पेक्टस, टोटल चार तरह का प्रोस्पेक्टस होता है। कितना प्रोस्पेक्टस होता है? चार तरह का प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे अभी दो तरह का डिस्कस कर रहे हैं, फिर नीचे एक और डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एक है तुम्हारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस। जो मेन प्रोस्पेक्टस बनता है कंपनी का, करेक्ट, वैसा ही होता है, बस उसमें दो चीज मिसिंग रहता है। शेयर किस प्राइस में इशू किया जाएगा और कितना शेयर मार्केट में इशू किया जाएगा। तो भैया फिर वो बनता ही क्यों जब मेन बात ही उसमें नहीं लिखा हुआ? प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज रहता है ये जानना तुम लोग के लिए सबसे पहले जरूरी है। जो प्रोस्पेक्टस बनता है, एक मोटा सा किताब रहता है कंपनी का, उसमें सारा डिटेल्स दिया रहता है। मतलब सारा मतलब क्या? सारा डिटेल्स का मतलब जितना चीज आप एमओए के वक्त में लिखे थे, वो सारा चीज आपको दोबारा प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा। एमओए में आदमी क्या क्या लिखता है? नाम लिखता है कंपनी का, एड्रेस लिखता है, ऑब्जेक्टिव लिखता है, कैपिटल लिखता है, लाइबिलिटी लिखता है। ये सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा। आज आप प्रोस्पेक्टस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको मार्केट से पैसा चाहिए। तो पैसा किस पर्पज के लिए चाहिए? प्रोस्पेक्टस में लिखो। कितना पैसा चाहिए लिखो। किस प्राइस पे चाहिए ये लिखो। आपका शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं? डायरेक्ट हो तो ठीक है, कई बार बीच में ब्रोकर्स होते हैं जिसको हम लोग अंडर राइटर कहते हैं। आपके कौन कौन अंडर राइटर है उसके बारे में लिखो। आपके कंपनी के कौन कौन डायरेक्टर है उसके बारे में लिखो। आपके कंपनी के कौन कौन ऑडिटर है उसके बारे में लिखो। इतना चीज तो हो। इसके अलावा आप जो पैसा मांग रहे हैं कि इतना पैसा हमको चाहिए, हम इतना शेयर बेच रहे हैं, पर शेयर का दाम इतना है, करेक्ट, पैसा करोगे क्या? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन। तो बताओ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होने वाला है? जहां यूटिलाइज होने वाला है वहां पे की रिस्क फैक्टर क्या क्या है? अब जैसे एक बार बताते हैं, हम बोले तुम लोग हमको पैसा दो, ठीक है, हम वो पैसा लेकर के बर्जर पेंट से कंपटीशन करेंगे या एशियन पेंट से करेंगे। बस ना। अब जिसको मेरे पे या मेरे कंपनी में ट्रस्ट है, वो पैसा दे रहा है। और जो पहले ही पढ़ लिया कि ये बड़ा बड़ा कंपनी को टक्कर देने का इंटेंशन रख रहा है तो डूब जाएगा, पैसा मत इन्वेस्ट करो। क्योंकि क्या रिस्क आ सकता है, वो सारा रिस्क तो आप हम लिख दिए है ना। तो सोचो प्रोस्पेक्टस कितना बड़ा बनता होगा। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या है?
एमओए का सारे डिटेल, नाम, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, लाइबिलिटी। इसके अलावा कितना पैसा चाहिए, टोटल अमाउंट, कितना नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर का दाम क्या है, प्रीमियम पे है कि नहीं है, पैसा को कहाँ यूज करेंगे, और इसके अलावा प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, प्लस सारा डायरेक्टर, सारा ऑडिटर का सारा डिटेल्स। इतना सब कुछ तो बुक तो बड़ा मोटा बन जाता हूँ, मोटा ही बनाना है और पूरा कंप्लीट डिटेल लिखना है। इसको कहते हैं मेन प्रोस्पेक्टस। अब मेन प्रोस्पेक्टस का ही डुप्लीकेट कॉपी बनता है जिसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें केवल दो चीज नहीं रहेगा, इशू प्राइस और नंबर ऑफ शेयर इशू, बाकी सब। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बनता है आरओसी को देने के लिए। किसको देने के लिए, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पब्लिक को देंगे कि आरओसी को देंगे, आरओसी को देंगे। मेन प्रोस्पेक्टस पब्लिक को देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे मेन प्रोस्पेक्टस देने के कम से कम 3 दिन पहले, कितना दिन पहले, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास पहुंच जाना चाहिए। आरओसी उसको पूरा क्या करेगा, रीड करेगा, जो मिस्टेक रहेगा वो बुला के डांटेगा, समझाएगा, उसको हम लोग को रेक्टिफाई करके फिर से रीइश्यू करना पड़ेगा। बात समझ आए तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ध्यान सुना, क्या एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, नहीं, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो बनता है और किसको दिया जाता है, आरओसी को, एटलीस्ट 3 दिन पहले, बिफोर इश्यूइंग द मेन प्रोस्पेक्टस। क्लियर है बात रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस, हालांकि सब नीचे भी आएगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, बोला जाता है कंपनी को जब जब पैसा चाहिए तब तब प्रोस्पेक्टस यूज करो। ए भाई ये कौन सा बात हुआ, जब जब पैसा चाहिए तब तब प्रोस्पेक्टस यूज करो, क्योंकि आपको हर बार पैसा देने का ऑब्जेक्टिव अलग होगा ना। एग्जाम्पल लेते हैं, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला है, आज उसके पास इतना सारा सेंटर है पूरा इंडिया में, मान लो पूरा सेंटर पे उसको एसी लगवाना, उसके लिए उसको पैसा चाहिए और पब्लिक कंपनी में। तो पहली बार जब पैसा उठाएगा तो उसका तो 50-60 हजार से काम तो होगा नहीं ना, उसको तो 100-200 करोड़ रुपए चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो 100-200 करोड़ रीजन बताएगा कौन, नेक्स्ट टाइम उसको पता चला, ठीक है, कि व्हाइट बोर्ड पुराना हो चुका, हमको डिजिटल बोर्ड लगाना फॉर एग्जाम्पल, तो डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए, ठीक है, फिर पैसा उठाएगा। तो हर बार आपका पर्पज बदल रहा है पैसा लेने के लिए, और जब जब पर्पज बदल रहा है, ऑब्जेक्टिविटी चेंज हो रहा है, रिस्क इन्वॉल्व चेंज हो रहा है, तब तब आप प्रोस्पेक्टस क्या करो, इश्यू करो। कोई दिक्कत है, क्लियर है आता है। अब जरा बात ध्यान से सुनो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलता है कि तुम मेरे को इश्यू कर दो, क्या कर दो, अगर आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दे रहे हैं तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि अगर आप साल भर में 4 बार पैसा उठाना चाहते हैं तो 4 बार प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा। अब नहीं, आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस निकालो, क्या निकालो, सेल्फ, जिसमें साल भर में कब कब आपको पैसा चाहिए, कितना चाहिए, एक ही बार सारा डिटेल लिख दो, बार बार इश्यू करने का झमेला नहीं। लेकिन सेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का पावर सबको नहीं है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस केवल कौन इश्यू कर सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जो तुम लोग को अच्छा समझ में आ गया कौन है। उसके बाद जितना बैंक है वो, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पीएफआई, एलआईसी, जीआईटी, ये सब, इसके अलावा और कोई नहीं। बात समझ आया, तो इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्लियर है बात। अगर हम एक कंपनी है, मेरे पास टोटल टोटल 500 आदमी, कितना आदमी है, 500 आदमी, ठीक है, एज ए शेयर होल्डर, क्या हम सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, भैया उसके लिए देखना पड़ेगा कि आप क्या बैंकिंग कंपनी, तो नहीं, आप बैंकिंग कंपनी नहीं है। भैया क्या आप एनबीएफसी, नहीं, आप एनबीएफसी भी नहीं। क्या भैया आप पीएफआई है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी, जीआईसी, नहीं, वो भी नहीं है। क्या भी आपका टर्नओवर 500 करोड़, नेटवर्थ 100 करोड़ हो चुका है, ऐसा कुछ, वो भी नहीं है। बात समझा, तो एक लिमिट दिया रहेगा और लिमिट अभी बताएंगे, ये सब कुछ नहीं है, आप फिर भी पब्लिक कंपनी में इन आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू। क्लियर ये बात।
सेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ा है? देखो जो बात बोले दिखा ना। एसपी यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूड देयरइन आर इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ वन और मोर इशू ओवर ए सर्टेन पीरियड। एक लिमिटेड समय तक, ऐसा नहीं कि एक बार प्रोस्पेक्टस निकाल दिए जीवन भर पैसा देते रहो, 1 साल विदाउट इश्यू ऑफ फर्दर। दोबारा प्रोस्पेक्टस आपको इश्यू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? आगे क्या बोल रहा है? एलिजिबल टू फाइल एसपी एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज सेबी में बी प्रोवाइड, जिसको सेबी बोलेगा। फाइलिंग वैलिडिटी नो प्रोस्पेक्टस। Eligible company to file self prospectus with ROC at the stage of first offer। अगर आपका इंटेंशन शुरू से सिर्फ सेल्फ प्रोस्पेक्टस निकालने का, तो आरओसी को एकदम सबसे पहले बता दोगे जब अपना पहला पहला प्रोस्पेक्टस निकाले होगा। यानी कि जिस वक्त रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पकड़ा रहे थे ना, उसी वक्त इंडिकेट कर देंगे कि हम एक ऐसा कंपनी है, ठीक है, जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाल सकता है और हम आगे जाके सेल्फ प्रोस्पेक्टस ही निकालेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसका टाइम पीरियड हम कितना बोले? 1 साल तक। देखो यहाँ पे भी लिखा है 1 साल से ज्यादा। नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोस्पेक्टस। ठीक है। इंफॉर्मेशन विद इन 1 month ऑफ द प्रायर टू द सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफर कंपनी टू फाइल, ठीक है, आईएम विद आरओसी। एक फॉर्म है, मतलब फॉर्म नंबर PAS2, ये आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। न्यू चार्ज क्रिएटेड, जिसमें क्या क्या रहेगा इंफॉर्मेशन। अगर आपके ऊपर कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ है बीते हुए समय में, चार्ज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी, चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंज आया, और अदर चेंजेस एज बी प्रिस्क्राइब, अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा। अब ध्यान से सुनो। हम्म, यहाँ पे जो है दो कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। दोनों क्या चाहता है? दोनों मार्केट में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहता है। ठीक है। मेन प्रोस्पेक्टस तो बनाएगा ही बनाएगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाएगा। अब बात यह आता है कि क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है? क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है? देखते हैं। क्या बी लिमिटेड का 1 करोड़ रुपया नेटवर्थ है? नहीं कर सकता है। उसको नॉर्मल प्रोस्पेक्टस ही इशू बार बार करना पड़ेगा। तो अगर ये साल भर में 4 बार पैसा देगा तो इसको कितना प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा? 4 प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंपनी का नेटवर्थ कितना है, और ये साल भर में अगर 4 बार पैसा देना चाहता है तो इसको कौन सा इशू करना पड़ेगा? ये चाहे तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है। यानी कि 4 बार अगर पैसा लेना है, लेकिन उसके बदले प्रोस्पेक्टस एक ही इशू करना। लेकिन समझो, जो बी लिमिटेड है उसका नेटवर्थ 1 करोड़ है, लेकिन वो बैंकिंग कंपनी है, तब कर सकता है वो भी। अगर वो एनबीएफसी है तो भी कर सकता है, अगर वो पीएफआई है तो भी कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर वो एक बेसिक सा पब्लिक कंपनी है तब वो नहीं कर सकता। अभी हम क्या बोले कि हमको साल भर में कितना बार पैसा चाहिए? 4 बार। हो सकता है किसी को 5 बार चाहिए, किसी को 6 बार चाहिए, वो अलग मैटर है। हो सकता है किसी को 12 बार चाहिए, हो सकता है किसी को 15 बार चाहिए। लेकिन क्या बोला, ध्यान से सुनो, 12 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है देना।
क्यों रीजन सुनो, बोल रहा है कि अगर आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किया है तो जब जब पब्लिक से पैसा मांगने जाओगे उसके एक महीना पहले, कितना महीना पहले, एक महीना पहले आपको मेरे को फॉर्म नंबर PH2 में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तीन चीज का, कि जो आप पुराना पैसा लिए थे और अभी जो आप दोबारा पैसा देने जा रहे हो, इस बीच में क्या कोई चीज गिरवी रखे हो? चार्ज मेरे को बताओ, ROC पूछ रहा है। अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ है, जो आप पहले पैसा लिए थे और अभी पैसा ले रहे हो उस बीच में, तो वो भी बताओ। और अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन यानी कि ROC को और कोई इंफॉर्मेशन जानना होगा परिवर्तन के बारे में यानी कि चेंजेस के बारे में, तो वो बोल सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब हम एक महीना क्यों बोले? कह रहा विद इन 1 मंथ प्रायर टू द सेकंड ऑफ। तो सोचो हम जनवरी में एक ऑफर लिए, पैसा लिए, अब हमको फरवरी को 1 तारीख को लेना है, तो हमको जनवरी का 1 तारीख को ही तो जमा कर देना होगा ना। तो एक साल में 12 बार से ज्यादा तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 12 महीना में गैप है, 12 एक एक मंथ का। अब 13 बार कर देंगे तो गैप कम हो जाएगा, और जैसे ही गैप कम होगा तो फिर आपका अलाउ। अब मान लो कोई एग्जाम्पल पे इश्यू करना चाह रहा है 24 ठो, कितना इश्यू करना चाह रहा है? 24 ठो। तो जैसे वो 24 इश्यू करना चाहेगा तो नंबर ऑफ डेज तो 15 आ जाएगा ना, लेकिन कितना दिन का गैप चाहिए? 30 दिन का गैप चाहिए। यानी कि आप जनवरी में फॉर्म भरे हो PS2, आप फरवरी का 1 तारीख को पैसा ले सकते हो। फरवरी का 1 तारीख को भर रहे हो, ठीक है, मार्च का 3 तारीख को, क्योंकि मार्च का 28 का। तो दिक्कत यहाँ पे है 1 मंथ। क्लियर है बात? क्या चीज? हाँ, फॉर्म बार बार आपको भरना पड़ेगा, ROC को प्रोस्पेक्टस बार बार इशू करने की जरूरत नहीं। क्लियर इतना बात? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस which does not include complete particulars of the quantum slash price of the security। क्या बोल रहा है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग प्रोस्पेक्टस which does not include, जो इंक्लूड नहीं करता है कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ क्वांटम, क्वांटम यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ सिक्योरिटी, और प्राइस ऑफ एक शेयर कितना का बेचेंगे। इंक्लूड देयर इन कंपनी प्रपोजिंग टू मेक ऑफर, उसके अलावा उसमें सारा डिटेल्स रहता है, ठीक है, बस वो चीज नहीं रहता है। और वो किसको जमा करते हैं हम लोग? वो जमा करते हैं हम लोग ROC को। शेल बी फाइल्ड विद ROC, एंड अगर सेबी मांगे तो सेबी को। कोई दिक्कत इसमें? ROC को और सेबी को। क्लियर है बात? वो पब्लिक को इशू करने के लिए नहीं बनता। टोटल 4 प्रोस्पेक्टस होता है। रेड हेरिंग समझ गए हम लोग, सेल्फ प्रोस्पेक्टस समझ गए, एक एवरेज प्रोस्पेक्टस आएगा, और एक तुम्हारा है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और एक मेन प्रोस्पेक्टस तो होता ही है। जरा सोचो क्या मैटर है अभी तक का समरी। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहता है, सिक्योरिटी में क्या क्या बेच सकता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर और अदर्स। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल हम लोग इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर पे ही ध्यान देंगे। जब कंपनी इशू करना चाहता है तो देखना पड़ेगा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास 3 तरीका है, प्राइवेट कंपनी के पास 2 तरीका है। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस निकाल सकता है, पब्लिक ऑफर कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, और राइट शेयर बोनस शेयर कर सकता है। प्राइवेट कंपनी खाली प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है और राइट शेयर और बोनस शेयर कर सकता है। राइट शेयर और बोनस शेयर क्या? राइट शेयर का मतलब शेयर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे कम प्राइस में। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा कहां से आएगा? हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत नहीं आता। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब भी कंपनी को पैसा चाहिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। एक मेन प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें क्या क्या होता है? ऑल द डिटेल्स ऑफ MOA, ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल डायरेक्टर, ऑल डिटेल्स ऑफ ऑल ऑडिटर, कितना शेयर है, क्या प्राइस है, ठीक है, यानी कितना सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज का प्राइस क्या है। इसके अलावा कहाँ आपका ऑब्जेक्टिव है, कहाँ पैसा यूटिलाइज होगा, और उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो। करेक्ट? इन सारे बात के बाद ऐसा सेम एक और प्रोस्पेक्टस बनता है, बस उसमें 2 चीज मिसिंग रहता है, क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी यानी कि नंबर ऑफ शेयर, और प्राइस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि
इशू इशू प्राइस मिसिंग रहता है, वो बनता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वो पब्लिक को नहीं दिया जाता, मेन प्रोस्पेक्टस पब्लिक पढ़ सकता है। वो प्रोस्पेक्टस किसके लिए रहता है आमतौर पे? वो प्रोस्पेक्टस होता है आरओसी के लिए, ठीक है, और किसके लिए? या तो सेबी के लिए। क्लियर रहता है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस तब बनता है, ट्रांजेक्शन वर्ड समझे हो ना? ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन ट्रांच से आए, कितना है? ट्रांच। तो जब ये एग्जाम में लिखना तो ट्रांच वर्ड का यूज करना। जब नंबर ऑफ ट्रांच मोर देन एक हो, एक से ज्यादा हो, मोर देन वन, तब आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सेवरल ट्रांच विद इन वन ईयर, यानी कि बार बार ट्रांजेक्शन करने के लिए, बार बार ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको एक ही प्रोस्पेक्टस इशू करना है, और वो प्रोस्पेक्टस का नाम क्या है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है, सब कोई सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता, जिसको सेबी बोलेगा केवल वो इशू कर सकता है। सेबी किसको किसको बोला है? बैंकिंग, नॉन बैंकिंग कंपनी, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस बोल लो या पीएफआई बोल लो, और उसके बाद एलिजिबल जिसका नेटवर्क हो। कोई दिक्कत नहीं, 500 करोड़। क्लियर यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? चलो, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। हम एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट शानदार है, मार्केटिंग शानदार है, सब कुछ शानदार है। अब हमको और पैसा चाहिए फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ग्रो करने के लिए, ठीक है, हमको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। बट हमको ये समझ में नहीं आता है कि कैसे प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, ये सब झमेला में पढ़ना नहीं चाहते हैं। कि हमको ऐसा मिल जाता है जो हमसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता, हमको गाइड कर देता, हाँ या ना। बिल्कुल उसी तरह से घर में शादी होता है तो हम लोग खुद से कर लेते हैं, कुछ लोग इवेंट ऑर्गेनाइजर को बुलाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे भी आपको इश्यू यूज करना, सिर्फ बेचना है, तो आप किसी ऑर्गेनाइजर को बुला रहे हैं, मतलब उसको हम लोग कहते हैं इश्यूइंग हाउस। क्या कहते हैं? इश्यूइंग हाउस। हमको कंपनी के शेयर बेचना है, हमको कुछ ज्ञान नहीं है क्या होता है प्रोस्पेक्टस, क्या होता है नहीं प्रोस्पेक्टस, ठीक है, और हम किसी को रखना भी नहीं चाहते हैं अभी एज अ सीए सीए सीएमए, क्यों? मेरा ये काम हमारे ऑलरेडी बहुत सारा मार्केट में सीए सीए सीएमए फर्म और कंपनी है। बात समझे? तो हम उनके पास जाएंगे जिनका काम ही है कंपनी को इश्यू ऑफ शेयर करवाने में हेल्प करना। तो अब तो प्रोस्पेक्टस हम नहीं बना रहे हैं, अब तो मेरा प्रोस्पेक्टस कौन बनाएगा? वो लोग। प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं कौन? वो। मार्केट में घूम किसके नाम से रहा है? तो हम बनाए क्या प्रोस्पेक्टस? लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा? और जो माना जाता है उसको लॉ के भाषा में क्या कहा जाता है? डीम। क्या कहा जाता है? डीम। उसको क्या कहा जाता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बताओ, वो प्रोस्पेक्टस हम इशू किए कि कोई और इशू किया? कोई और इशू किया। किसके बिहाफ में किया? मेरे बिहाफ में किया। परमिशन कौन दिया? हम दिए। क्यों दिए? मेरे को उतना आइडिया, उतना झमेला में फंसना नहीं है। किसको परमिशन दिए? इशूइंग हाउस को दिए। इशूइंग हाउस क्या है? खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को शेयर्स इशू करवाने में हेल्प करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का हो सकता है, या तो खुद एक कंपनी हो सकता है, या तो एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। अगर वो कंपनी हुआ तो जब मेरा डीम प्रोस्पेक्टस निकलेगा तो उस कंपनी का दो डायरेक्टर उस पर क्या करेगा? साइन। करेक्ट? और अगर वो पार्टनरशिप हुआ तो जो 50% पार्टनर होगा वो 50% पार्टनर उस पर साइन करेगा। ऐसा क्यों करवा रहे भाई? इस वजह से मेरे बिहार पे प्रोस्पेक्टस कौन इशू किया? वो। अगर कुछ गड़बड़ी हुआ, कुछ ऊंच नीच हुआ, तो वो लोग लाइबिलिटी ले रहा है कि हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग टेक ओवर करेंगे मैटर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? बात समझा? तो क्लियर है बात? कंपनी किसके पास गया? इशुइंग हाउस के पास गया। इशुइंग हाउस प्रोस्पेक्टस निकाला पब्लिक के लिए, उस प्रोस्पेक्टस को क्या बोलेंगे? डिम प्रोस्पेक्टस। वेयर कंपनी अलॉट्स और एग्री टू अलॉट एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी विद अ व्यू that those securities shall be offered for a sales to public, any document by which the offer for sale to a public is made sale for all purpose be deemed to be prospectus। तो वो प्रोस्पेक्टस हम लोग इशू नहीं करते, हम लोग दूसरे के पास जाके करवाते हैं।
सिग्नेचर कौन करेगा? अगर वो कंपनी है इश्यूइंग ऑफ तो दो डायरेक्टर, और इन केस ऑफ अगर वो पार्टनर फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो हाफ मतलब 50%, जिसके पास 50% शेयर होगा। मान लो दो पार्टनर है, 50-50 है, तो कोई भी एक कर देगा। मान लो तीन पार्टनर, कितना पार्टनर है? तीन पार्टनर है, ठीक है। 33-33-33 या फिर 33-33-34। तो जो लोग के पास 33-33 हो, या 33 और 34 वाला कर देंगे। या मान लो दो पार्टनर के पास 25-25 मिला करके एक पार्टनर के पास अकेले 50। तो जिसके पास अकेले 50 है वो कर दे, मतलब 25-25 मिला करके कर दे। अल्टीमेटली उसको 50% दिखना चाहिए। बात समझा? तो कोई दिक्कत यहाँ तक? मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस समरी। क्या क्या मैटर होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, पहले बता चुके हैं, देखो। डेट एंड साइन, कॉपी टू आरओसी फॉर द रजिस्ट्रेशन, साइन बाय द डायरेक्टर या प्रपोज्ड डायरेक्टर, ठीक है। आरओसी नॉट टू रजिस्टर अनलेस द कंसेंट रिटर्न ऑफ ऑल द पर्सन नेम रिसीव। Every prospectus issued by or on behalf of public company for IPO, FPO or OFS over purpose shall be date and sign। उस पे डेट और साइन होना जरूरी। नहीं तो कोई इंसान बहुत पुराना प्रोस्पेक्टस पढ़ के आज का आपको पैसा इश्यू कर दे, हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। Above requirement of prospectus in case of the issue of the prospectus form of application, issue of share or debenture to the existing member, recording recording work, पूरा घर इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर टू द एग्जिस्टिंग एमईएम मतलब मेंबर, ठीक है। डीएच या फिर डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी वेदर और नॉट इज द राइट टू रिनाउंस। मतलब क्या है ये पूरा लाइन का मतलब क्या है? अगर शेयर का बात करें तो क्या वर्ड यूज करेंगे? मेंबर। अगर डिवेंचर का बात करें तो क्या वर्ड यूज करेंगे? डिवेंचर होल्डर। शेयर्स हो या डिवेंचर हो, दोनों को ही राइट का मौका दिया जाता है। राइट इशू, राइट इशू का मतलब क्या होता है? शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को या फिर डिवेंचर होल्डर को देना, बट कम प्राइस में देना। एक और उन लोगों को फैसिलिटी दिया जाता है रिनाउंसिएशन का। सुनो क्या है? हम अडानी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। नंदनी अडानी कंपनी के डिवेंचर होल्डर है। हम दोनों को कंपनी बोला है कि देखिए डिवेंचर 100 का है बट आपको 80 में देंगे नंदनी और मंजित। जो शेयर है हम लोग का, शेयर से 200 रुपए का, बट आपको 150 में देंगे। हम दोनों ही बोले कि हम दोनों इंटरेस्टेड नहीं। तब एक दूसरा ऑफर आता है जिसको कहते हैं रिनाउंसिएशन। वैसे आप लोग ऑफर दी तो आपको कोई जान पहचान में कोई अगर ऑफर हो तो, कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे जान पहचान में मुस्कान है। मुस्कान बोले कि देख मुस्कान, मार्केट में इनका शेयर चल रहा है 200 का, मेरे को 150 में मिल रहा है, तेरे को 175 में दिलवा देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रिनाउंसिएशन। 25 रुपए एक्स्ट्रा तुमसे ले रहे हैं वो मेरे जेब में जाएंगे। ये सेम काम कौन कर सकता है? नंदनी भी कर सकती है रिनाउंसिएशन का। कि देखो मेरे को 80 रुपए मिल रहा है, डिवेंचर का नाम 100 रुपए है, हम तुमको 90 में दिलवा सकते हैं। 10 रुपए एक्स्ट्रा किसके जेब में जाएगा? नंदनी। ये जो रिनाउंसिएशन का पावर है, ठीक है, ये कंपनी रिनाउंसिएशन के साथ भी दे सकती, मतलब राइट शेयर के साथ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो आपको ये लिख देना होगा कि अगर आप राइट शेयर इशू कर रहे हैं तो आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो रिनाउंसिएशन करने नहीं देंगे। नहीं तो कंपनी ये लिख देगा कि आपको हम राइट शेयर दे रहे हैं, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो आप किसी और को बेचवा सकते हैं। तो वो बात आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। फिर दिक्कत यहां तक? फिर दिक्कत?
इस लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्कूल में क्या पहन के जाते थे? यूनिफॉर्म। पूरा यूनिफॉर्म ड्रेस पहन के जाते थे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? सिमिलर, सेम टाइप का। देखो क्या बोल रहा है, इश्यू ऑफ शेयर एंड इमेज है, यूनिफॉर्म विद शेयर एंड इमेज प्रीवियसली इशूड या कोटेड ऑन द आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आप जो पब्लिक को शेयर देने जा रहे हो, तो अब जब पब्लिक को शेयर बेच रहे हो, तो ऐसा नहीं कि देखो तुमको जो शेयर दे रहे हैं वो 100 रुपए वाला है, तुमको जो शेयर दे रहे हैं वो 60 रुपए वाला है, तुमको जो शेयर, सबको सेम टाइप ऑफ शेयर, सेम क्लास ऑफ शेयर इशू करना, अलग अलग क्लास ऑफ शेयर इशू नहीं करना। क्लियर है बात? तुमको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, तुमको इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तुमको स्पेशल वोटिंग वाला शेयर दे रहे हैं, तुमको पिड़किया वाला शेयर दे रहे हैं, तुमको मोमो वाला शेयर दे रहे हैं, तुमको ऐसा नहीं कुछ करना है। सेम यूनिफॉर्म। ठीक है? क्या बात बोल रहा है? जो आप प्रीवियसली इशू किए थे, प्लस कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और वो जो शेयर्स आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। शेयर्स दिखता नहीं, दिखता नहीं है। आप कह रहे हैं वो शेयर जो हम स्टॉक मार्केट में रख आए, रिकॉग्नाइज। तो जब शेयर दिखता नहीं तो रख के क्या है? हर एक शेयर का अपना एक फोलियो नंबर होता है। क्या होता है? जो अडानी का शेयर्स मेरे पास है, आज मेरे पास है, कल को वो किसके पास होगा और किसके पास था, अगर ये जानना है तो उस फोलियो नंबर से डिटेल निकाल के पता चल सकता है। तो अगर मेरे पास 10,000 शेयर्स है जो हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रख आए, तो सब सेम क्लास का होना चाहिए, यूनिफॉर्म। और उसी में से हमको क्या करना है? इशू करना है, नया कोई शेयर ला के इशू। क्लियर ये बात? भैया कैसे पता चला? क्योंकि हर एक का क्या फोलियो नंबर के साथ रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। प्रायर इशू प्रोस्पेक्टस डिलीवर्ड टू आरओसी। प्रोस्पेक्टस मार्केट में देने से पहले किसको देना पड़ेगा? आरओसी को। एक कॉपी देयर ऑफ साइन बाई, और उस पर सबका क्या होना चाहिए? साइन। एवरी पर्सन, हर उस व्यक्ति का, हु इज नेम्ड देयर इन डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर। जितना कंपनी का डायरेक्टर है या जितना लोग डायरेक्टर बनने वाला है, उन सबका साइन होना चाहिए उस प्रोस्पेक्टस पे। और वो कॉपी किसके पास जाएगा? आरओसी के पास, पब्लिक को देने के पहले, प्रायर इशू टू। Prospectus include a statement purporting to be made by expert. It shall not be issued unless expert is a person who is not engaged or interested in the function promoting management of company. प्रोस्पेक्टस को एक बार एक एक्सपर्ट देखेगा। कौन देखेगा? अब बात मेरा ध्यान से सुनना। कौन देखेगा? एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट जिसका कंपनी से कोई